हेलो फ्रेंड, हमने अपने प्रीवियस क्लास में स्ट्रेटजी सेक्शन में पार्ट थर्ड डिस्कस किया था, जिसमें आपको बताया गया था हाउ टू राइट आंसर। इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, बैकग्राउंड कैसे लिखें, मेन बॉडी कैसे लिखें, कंक्लूजन कैसे लिखें, प्रेजेंटेशन कैसे दें, बैलेंस अप्रोच क्या होना चाहिए और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट फोर्थ में आज हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं यह उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो मेन एग्जामिनेशन लिखने के लिए जा रहे हैं। यह बिगनर बच्चे को समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, लेकिन जो मेन लिखने के लिए जा रहे हैं उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं केवल आंसर लिखने के टेक्निक से आपका 5 to 10 मार्क्स इंक्रीज करवा दूंगा। तो इसके लिए आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 को मिला करके पढ़ना चाहिए और दोनों पर फोकस करना चाहिए। आज पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन विद डिफरेंट डायरेक्टिव्स। क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डायरेक्टिव्स दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। कभी क्वेश्चन में कहा जाता है कमेंट कीजिए, कभी कहता है डिस्कशन कीजिए, कभी कहता है इम्यूनरेट कीजिए, कभी कहा जाता है हाईलाइट कीजिए, कभी कहा जाता है एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर तो सब एक ही होता है, लेकिन उनका लिखने का स्टाइल में चेंजिंग हो जाती है। आपको भी अपना स्टाइल चेंज करना होगा। देखिए, जैसे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कमेंट। प्राय क्वेश्चन नंबर 1 और 5 यूपीएससी का कमेंट से रिलेटेड रहता है। अगर कमेंट है तो आप इंट्रोडक्शन पर एम्फेसिस ना दें, वहाँ पर बैकग्राउंड भी ना दें, जस्ट आप जो है कि टू द पॉइंट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन का प्रॉस एंड कॉन्स, मेरिट एंड डिमेरिट लिखिए और उनको कंक्लूड कर दीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि कमेंट ऑन मनरेगा एज पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। मनरेगा गरीबी निवारण कार्यक्रम है, टिप्पणी करें। तो आपको जो ये करना क्या चाहिए, डायरेक्ट मनरेगा पर आना चाहिए, मनरेगा की मेरिट्स को लिखना चाहिए, मनरेगा की डिमेरिट्स को लिखना चाहिए और उनको कंक्लूड कर देना चाहिए। अगर हमारा क्वेश्चन में डायरेक्टिव होता है डिस्कस करें, विवेचन करें, तो ये ओपन एंडेड होता है। इसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए, बैकग्राउंड देना चाहिए और मेन बॉडी को 2 पार्ट में बांटें, उनका प्रोस एंड कॉन्स, मेरिट एंड डिमेरिट, और उनके बाद जो है कि कंक्लूड करें। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस नेचर ऑफ स्टेट एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की उद्देशिका में राज्य की प्रकृति का विवेचन करें। यहाँ पर क्या है, राज्य की प्रकृति का विवेचन करें। नेचर ऑफ स्टेट एज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। तो यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में प्रीएम्बल किया है, बैकग्राउंड में वी हैव बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बैकग्राउंड में आएंगे। मेन बॉडी में फिर आ जाएंगे। मेन बॉडी में प्रीएम्बल इंश्योर्स इंडिया एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संप्रभुता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये सारे वर्ड का
सारे वर्ड को का मीनिंग आप दिखाइए यहाँ पर कि सॉवरेन का मतलब, संप्रभुता का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, और उनके बाद उनका क्रिटिसिज्म भी दे दीजिए कि इंडिया सॉवरेन नहीं है, कैसे नहीं है, इंडिया सोशलिस्ट नहीं है, कैसे नहीं है, इंडिया सेकुलर नहीं है, कैसे नहीं है, इंडिया रिपब्लिक नहीं है, कैसे नहीं है। अगर क्रिटिसिज्म है तो उनका क्रिटिसिज्म जो है कि आप दे दीजिए और बाद में कंक्लूड कर दीजिए डिस्कस में। तो डिस्कशन का अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्टिव्स है, डिस्कस कीजिए, तो वहाँ पर आपका फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, मेरिट। बैकग्राउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, मेरिट, डिमेरिट, एंड देन कंक्लूड। ठीक है। अगर आपका रहता है एन्यूमरेट गणना कीजिए, ठीक है, एन्यूमरेट गणना कीजिए, तो उसमें जो उनका जो मेरिट है, मेरिट 1 2 3 4 5, इस तरह के मेरिट को आप जो है कि गिनाइए। लाइक अचीवमेंट ऑफ मनरेगा, इन्यूमरेट्स मनरेगा के अचीवमेंट की गणना करें, तो मनरेगा के अचीवमेंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जो है कि दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन जो है कि हाईलाइट है, हाईलाइट करें, ठीक है। तो प्रश्न में क्या होगा, जो भी बिंदु होगा, पहले आप प्रश्न देखें तो उनको अंडरलाइन करें कि कौन कौन पार्ट को हमें हाईलाइट करना है, किस पर क्वेश्चन फोकस कर रहा है, उनको अंडरलाइन करें, उनको हाईलाइट करें। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद के कॉन्सेप्ट है, और से इन विच वे नीति आयोग इंश्योर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हाईलाइट। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद को नीति आयोग किस तरह से आगे बढ़ा रहा है। तो नीति आयोग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जितने भी एलिमेंट्स हैं, किस किस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नीति आयोग आगे बढ़ा रहा है, उनको हाईलाइट करेंगे। नीति आयोग एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, किस तरह से यूनियन और स्टेट की पार्टिसिपेशन है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, वह आप दिखाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायरेक्टिव आपका हो सकता है एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन कीजिएगा, व्याख्या कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक्सप्लेन करें आप। तो इसमें आपको जो है कि क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा डेमोक्रेसी का मतलब दिखा दीजिए आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन में, मेन बॉडी में आप क्या कर दीजिए कि डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कीजिए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि डेमोक्रेसी है क्या, डेमोक्रेसी की टीनेंट्स क्या है, डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है, उनको आप इन्यूमरेट करेंगे, ठीक है ना, उनको आप इन्यूमरेट करेंगे। और उनके बाद उसका डिमेरिट भी हाईलाइट कर देंगे एक्सप्लेनेशन में, और बाद में कंक्लूजन देंगे। और कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, वह मैंने पार्ट 3 में आपके साथ डिटेल में डिस्कशन किया था। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, आपको डायरेक्टिव्स जो मिलेगा वो मिलेगा जस्टिफाई, प्रमाणित करें। आप किसी चीज़ को कैसे प्रमाणित करते हैं, मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रमाणित करते हैं a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये कैसे आप जो है कि प्रमाणित करते हैं, या मैथमेटिक्स में आप प्रमाणित करते हैं सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रमाणित करते हैं। उसी तरह जो क्वेश्चन है, अगर हमारा डायरेक्टिव्स क्या है कि जस्टिफाई कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लीजिए जनरल स्टडी का, वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मल्टीपोलरिज्म। हमारा विश्व जो है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर मूव कर रहा है।
अब कैसे जस्टिफाई करेंगे आप इनको, कैसे प्रमाणित करेंगे? तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर मूव कर रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जा रही है, तो इनको कैसे प्रमाणित किया जाएगा? आप दिखाएंगे कि अमेरिका एक पोल है, रशिया एक पोल है, चाइना एक पोल है, इंडिया एक पोल के रूप में इमर्ज कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है कि इनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। इसमें पहले क्या लिखेंगे? इंट्रो देंगे कि मल्टीपोलरिज्म का मतलब क्या होता है। उनके बाद मेन बॉडी में आ जाएंगे। मेन बॉडी में दिखाएंगे कि कैसे वर्ल्ड, इन विच वे वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स द मल्टीपोलर वर्ल्ड, और बाद में जो है कि इनको कंक्लूड कर देंगे आप कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड में कैसे जा रहा है। नेक्स्ट डायरेक्टिव्स आपका हो सकता है एग्जाम में, एग्जामिन कीजिए, परीक्षण कीजिए, ठीक है ना, परीक्षण कीजिए कि परीक्षण कीजिए कि ये सच है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है क्या करना होगा कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन है, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली इंटरेस्ट प्रिवेल्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। इनको एग्जामिन कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, और फिर जो है कि मेन बॉडी में आप दिखाएंगे कि कोल्ड वार पीरियड में इंडिया सोवियत संघ की तरफ झुका हुआ था। पोस्ट कोल्ड वार में ग्रेजुअली इंडिया जो है अमेरिका की तरफ झुक रहा है, इजराइल की तरफ झुक रहा है। तो इसे ये जस्टिफाई होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। उनके बाद जो है कि आप कंक्लूजन देंगे, ठीक है। एग्जामिन में आपको क्या करना है? इंस्पेक्ट करना है, जांच करना है, परीक्षण करना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। इनकी जांच करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल दे करके आप इनको जस्टिफाई कर सकते हैं, इनकी जांच कर सकते हैं। इसी में अगर क्रिटिकली एग्जामिन दे दिया जाएगा, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो ऐसे केस में आप जो है क्या करेंगे? इनका आलोचना भी करेंगे, इनका क्रिटिसिज्म भी करेंगे, उनके बाद जो है कि कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट डायरेक्टिव्स जो है कि आपका आता है इवेल्युएट, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। इवेल्युएट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। अब किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे आप, मान लीजिए कि आप मेरा ही मूल्यांकन करेंगे कि मैं अच्छा टीचर हूँ या बुरा टीचर हूँ, डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी अच्छा है या बुरा है, तभी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन में केवल अच्छाई तो नहीं हो सकता, इसका डिमेरिट भी होगा। मैं इंसान हूँ, मेरा अच्छाई भी है, बुराई भी है। मैं 500 स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ तो 90% स्टूडेंट का मैं गॉड फादर हूँ, अच्छाई होगी मेरा। 10% स्टूडेंट मेरा क्रिटिक है, बुराई है। तो दोनों को ले लीजिए, मेरा मेरिट और डिमेरिट, या जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उनको, उनका मेरिट और डिमेरिट दोनों को लेकर करके आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी इंसान हो, कुछ भी हो, जब हमारा यहाँ पर मूल्यांकन इवेल्युएशन आता है तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन, फिर जो है कि मेन बॉडी पर आइए, उनका मेरिट डिमेरिट, प्रोस कॉन्स, अच्छाई बुराई दोनों लिखिए, और फिर जो है कि आप इनको कंक्लूड करेंगे। आपका नेक्स्ट डायरेक्टिव आ जाएगा विश्लेषण, एनालिसिस या एसेस। एसेस दे या एनालिसिस दे, इन हिंदी विश्लेषण दे, ठीक है, विश्लेषण दे। तो
इसमें जो कि आपको करना जो होता है, विश्लेषण जो करना होता है, उसका फॉर्मेट हो जाएगा आपको इंट्रोडक्शन। इनको मेन बॉडी के डिफरेंट, मेन बॉडी को डिफरेंट एस्पेक्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट में इनको डिवाइड कर दीजिए। इनका मेरिट और डिमेरिट, वेरियस एस्पेक्ट का मेरिट और डिमेरिट दोनों दिखाइए। एक एग्जाम्पल से समझिए, एनालिसिस कीजिए कि पीएम मोदी का जापान विजिट, एनालाइज विजिट ऑफ पीएम मोदी टू जापान, इनको एनालाइज करना आपको। प्रधानमंत्री मोदी का जापान यात्रा, जब हम ये एनालाइज करेंगे तो इनको इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला पॉलिटिकल एस्पेक्ट, दोनों देश के बीच में यात्रा, महत्वपूर्ण यात्रा, उसमें जो उद्घोषणा होती है उनको आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट कह सकते हैं। उनके बाद देखिएगा इकोनॉमिक एस्पेक्ट में क्या हुआ, कि जैसे जापान ने क्या अनाउंस किया कि इंडिया में वो $35 बिलियन का इन्वेस्ट करेगा, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में मदद करेगा, काशी कोयटो प्रोजेक्ट में मदद करेगा, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में मदद करेगा। ये जो है क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट, डिफेंस एस्पेक्ट, मिलिट्री एस्पेक्ट, जापान ने क्या कहा कि इंडिया इज जापान स्ट्रेटजिक पार्टनर। जापान इंडिया को एम्फीबियन प्लेन देने के लिए तैयार हो गया। इंडिया जो है क्वाड का मेंबर बनेगा और क्वाड में जापान भी है। ये सुरक्षा से संबंधित जो मैटर होगा वह आप किस में दे देंगे, स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट में। उनके बाद आप दिखाएंगे इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज। अगर जापान और इंडिया का अच्छा रिलेशन होता है और जापान और चाइना का स्ट्रेन रिलेशन है, तो इंडिया और चाइना का स्ट्रेन रिलेशन होगा। जापान और अमेरिका का दोस्ती है, जापान से अगर हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो अमेरिका से भी हमारा अच्छा रिलेशन होगा। अमेरिका से अच्छा रिलेशन होगा तो यूरोपियन कंट्री से अच्छा रिलेशन होगा। अमेरिका से अच्छा रिलेशन होगा तो इजराइल से अच्छा रिलेशन होगा। तो दूसरे देशों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। अगर चाइना से हमारा रिलेशन स्ट्रेन होगा तो पाकिस्तान से भी हमारा रिलेशन स्ट्रेन होगा। तो जब एनालिसिस होता है उनको हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे। उस पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट, इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज, ये सब को हम लोग वहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट में एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे। तो इनका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी को डिफरेंट एस्पेक्ट में लाइक सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज, डिफरेंट एस्पेक्ट में इनको जो है कि आप डिवाइड कीजिए डिफरेंट पैराग्राफ में, और उनका मेरिट और डिमेरिट्स दोनों हाईलाइट कीजिए। अगर जापान से अच्छा रिलेशन है तो अमेरिका से अच्छा रिलेशन होगा, लेकिन चाइना से गंदा रिलेशन होगा, स्ट्रेन रिलेशन होगा। अमेरिका से अच्छा रिलेशन है तो इजराइल से अच्छा रिलेशन होगा, और चाइना से स्ट्रेन रिलेशन है तो पाकिस्तान से भी स्ट्रेन रिलेशन होगा। हम दोनों पहलू को लेकर करके एनालाइज करेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इलुस्ट्रेट है, सौदाहरण वर्णन कीजिए, इलुस्ट्रेट, आपका डायरेक्टिव से यहाँ इलुस्ट्रेट। अब देखिए एक एग्जाम्पल लीजिए, कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड फो इन द इंटरनेशनल रिलेशन, ओनली इंटरेस्ट प्रिवेल्स।
इलुस्ट्रेट, सौदाहरण वर्णन करें। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। आप इंडिया का ये इलुस्ट्रेशन लेकर करके समझाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोल्ड वार पीरियड में इंडिया और यूएसएसआर का बहुत अच्छा रिलेशन था। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, रशिया आया, तो अमेरिका के प्रेशर में रशिया ने इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, क्योंकि रशिया को वेस्टर्न कंट्री से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से लोन असिस्टेंस लेना था। तो वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में इंडिया को क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं दिया। इंडिया भी ग्रेजुअली जो है अमेरिका की तरफ मूव करने लगा, जबकि आप जानते हैं कोल्ड वार पीरियड में इंडिया और अमेरिका का स्ट्रेन रिलेशन था, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन करता था। कोल्ड वार पीरियड में चाइना और अमेरिका के बीच में पिंग पोंग डिप्लोमेसी के बाद बहुत अच्छा रिलेशन बना, क्योंकि अमेरिका चाइना के द्वारा यूएसएसआर को बैलेंस करना चाहता था, यूएसएसआर इंडिया के द्वारा चाइना को बैलेंस करना चाहता था। और आज के टाइम में अमेरिका और चाइना एक दूसरे का राइवल है। तो इस तरह से डिफरेंट एग्जाम्पल देकर करके आप इनको प्रूफ कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं होता, कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है। तो आपको क्वेश्चन का डायरेक्टिव समझना होगा। देखिए कि जब हम लोग सिविल सर्विस की तैयारी करते थे तो 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, और क्वेश्चन नंबर 1 और 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन होता था। अदरवाइज हमारे पास में ऑप्शन होता था 600-700 वर्ड्स में लिखने का। लेकिन आप लोगों के टाइम में 5 क्वेश्चन है, इनको 19 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो होता है 250 वर्ड्स होता है। 250 वर्ड्स है, 200 वर्ड्स है और 150 वर्ड्स है। तो ऐसे केस में आप लोग ये लग्जरी नहीं ले सकते, जैसे हम लोग एक पैराग्राफ के ये 40-50 वर्ड्स में इंट्रोडक्शन लिखते थे, फिर जो है कि बैकग्राउंड देते थे। लेकिन आपके पास में वर्ड लिमिट सीमित है, 250 वर्ड्स है, हमारे पास में 600 वर्ड्स था। कोई वर्ड लिमिट ही नहीं होती थी, केवल क्वेश्चन नंबर 1 और 5 में वर्ड लिमिट होता था। तो आपके पास में वर्ड लिमिट है, और इंट्रोडक्शन से आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में लिखें और उसको मेन बॉडी से लिंक कर दें, टॉपिक से आप उनको लिंक कर दीजिए। इंट्रोडक्शन 1-2 लाइन में लिख करके उसे मेन बॉडी जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे जो है कि लिंक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मार्क्स जो मिलेगा वो मेन बॉडी और कंक्लूडिंग पार्ट से जो है कि मार्क्स ज़्यादा मिलता है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में कोहेरेंसी अवश्य बना करके रखें, और प्रत्येक स्थिति में आंसर में आप फ्लो मेंटेन करें, प्रवाह मेंटेन करें, और कोशिश ये कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन का आंसर दें। लेकिन मान लीजिए कि अभी ये ऑप्शन आ गया कि आपको सारा क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप क्या कीजिए, जो आपको सबसे अच्छा आता है उसमें 1-2 मिनट टाइम बढ़ाइए, बकवास मत लिखिएगा, पेज भरने की कोशिश मत कीजिएगा, एग्जामिनर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। आपकी हैंडराइटिंग लीजेबल होनी चाहिए, पढ़ने योग्य होनी चाहिए। जैसे मैं क्लासरूम में क्या करता हूँ, आप लोग जब लास्ट में आंसर लिखते हैं
तो आप स्वयं पढ़ नहीं पाते हैं कि आपने लिखा क्या है। आप मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं आपका आंसर पढूं और आपको मार्क्स भी दूं। ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है। तो आपका हैंड राइटिंग पढ़ने योग्य जरूर होनी चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट को आप जो है कि अंडरलाइन कर दें। जहां फ्लो चार्ट मैप की जरूरी हो वहां पर फ्लो चार्ट और मैप भी बनाएं, और टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन का आप आंसर दें। अगर आप नहीं जानते हैं तो बकवास नहीं लिखिएगा। अगर एक क्वेश्चन डिफरेंट पार्ट में बटा हुआ है तो सारे पार्ट का आंसर देना चाहिए आपको, सारे एस्पेक्ट का आंसर देना चाहिए। अगर सभी एस्पेक्ट आप नहीं जानते हैं तो ज़बरदस्ती जो है कि इनको लंबा चौड़ा कर करके 250 वर्ड्स पूरा करने का कोशिश मत कीजिएगा, इससे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। उतना टाइम बचा करके आप दूसरे जो अच्छी तरह से जानते हैं उसमें जो है कि टाइम ज़्यादा दे दीजिए। और हर एक स्थिति में टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इनको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।